इस कार्यशाला में उपस्थित सभी गणमान्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, अभी मिलिंद जी ने प्राचीन ग्रंथों से लेकर वहां के कुछ उल्लेख करते हुए आज के जनजाति क्षेत्र के कुछ बातों को लेकर किस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं और मुख्य रूप से जनजाति समाज के अस्तित्व के विषय के संबंध में जो मुझे भी ध्यान में आया, आपको भी समझ में आया होगा कि एक तो अस्तित्व मतलब जीवन यापन है। आज जनजाति क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल, जानवर, जन, इस 5 ज का हम प्रयोग बार बार करते हैं और अपनी भारत की एक विशेषता है कि भारत बसता है गांवों में। तो गांव ही एक इकाई है जो सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सब अपना अपना संचालन कर रही है, जिसका उल्लेख अभी मिलिंद जी के इसमें भी आया। तो यह भी एक सबसे महत्व का एक रिसर्च का बिंदु होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज जनजाति क्षेत्र में जो गांव की कल्पना है, जिसका उन्होंने उल्लेख भी किया कि पटेल, तड़वी, महाजन, ऐसे जो लोग हैं जो गांव में निर्णय करते हैं बहुत सारी बातों का, या निर्णय स्वयं नहीं करते हैं, जो उन्होंने बताया कि सबकी सहमति बनाने का काम वो करते हैं और सबके मिलकर जो निर्णय होता है वो उनके मुख से वो बोला जाता है। तो ऐसे गांव की रचना है। तो इस संबंध में और जिसके ऊपर जीवन है वो जमीन और जंगल, इसके संबंध में भी प्रबंधन और उसके व्यवस्थापन या उसका एक सतत विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट दृष्टि से बोलते हैं, ऐसे कुछ बिंदु हमको ये प्राचीन ग्रंथों के इसमें मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संस्थान है, लेकिन अभी इस संस्थान के से यहाँ कोई उपस्थित नहीं है, वास्तविक उनके लिए ये मेरे मन में आया तो मैंने पीपीटी देखा था, तो मैंने किसी को बोला कि अगर यहाँ के डायरेक्टर वीसी बैठेंगे तो वो मिलिंद जी को यही रख लेंगे। अभी बैठे हुए थे। हाँ, बैठे थे थोड़ा देर आकर, लेकिन वो चले गए क्योंकि यहाँ किसी को पूछा था कि ग्रंथों में जनजातियों के बारे में कोई अध्ययन है क्या, तो यहाँ के लोगों ने गिरीश प्रभुणे जी से संपर्क किया, जो घुमंतु जनजाति में पुणे में रहते हैं, जिनका एक अध्ययन है ग्रंथों। मतलब इसका अध्ययन बहुत कम हुआ है। तो जैसे कुछ बिंदु हमारे सम्मुख रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जनजातियों के आज के जो अस्तित्व के विषय है उससे संबंध जोड़ने के लिए जो इस प्रकार का संशोधन, ये बहुत अत्यंत आवश्यक ऐसा विषय है जिसमें जनजाति की संस्कृति, परंपरा और सारा प्रकृति से संबंध, ये वेद काल से मतलब अनेक प्रश्नों का उत्तर हम बोलते हैं, जैसे नगरवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी है, या अलग कोई नहीं है, ये सारी बातों का निर्णय के आस्ते आस्ते कुछ कृषि होने लगी तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र पैदा हुआ और मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में जो बड़े बड़े शहर और औद्योगिकता है तो कोई शहर बने, जिसका उल्लेख मैंने हर्ष जी ने प्रारंभ में किया था कि किसी जनजाति के व्यक्ति ने यही बताया कि पहले तो हम जिसकी पूजा करते थे वो कुछ लोग शहर में गए, चित्र जानने लगे, मूर्ति जानने लगे तो मूर्ति बनाई। तो ये वास्तविक हम सिद्ध भी कर सकते हैं इन सारे संशोधनों से। इसी को जोड़कर आज अगर वर्तमान स्थिति में हमको देखना है तो अस्तित्व का विषय है ये, जो आज देश जो या विश्व में जिस प्रकार से विकास की गति चल रही है या विकास का जो मॉडल चल रहा है, इसमें यह अस्तित्व कैसे बचा रहे, ये एक प्रश्न है। बहुत सारे आज के धरातल पर जो विषय आ रहे हैं, इसी के संबंध में कुछ बिंदु मैं रखूंगा, क्योंकि अगर हम भारत के संविधान को देखेंगे
तो संविधान में जो विशेष प्रावधान क्यों किए, तो इसको भी एक ठीक से लिखना चाहिए। बहुत लोगों को SC ST एक ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत जगह मंत्रालय भी एक है, सबको एक ही समझते हैं। तो SC का एक दृष्टि से हम कर सकते हैं कि उनका एक रिजर्वेशन है, लेकिन ST को रिजर्वेशन से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है संविधान। वो उनकी लैंड नॉन ट्राइबल ले नहीं सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनका अधिकार है, उनके कल्चर से, उनके कस्टम से, इस सारी बातों को मान्यता अपने भारत के संविधान में दिया है। और इसका जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में जो भी चर्चा हुई होगी, उसका भी एक अध्ययन करने की मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता है, कि क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ाई होगा उसमें कि जब आदिवासी शब्द का आग्रह किया, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उसका सारा लिखित है CAD में, उन्होंने कहा कि आदिवासी तो सब कोई भी कहेगा मैं भाई आदिवासी हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी जो जातियां हैं जिनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, जो कस्टम्स है, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, उसको भी भारत के संविधान में प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसीलिए उसकी एक अलग सूची बनाएंगे, कोई छूट गए होंगे तो उसको जोड़ भी सकते हैं। इसलिए कहा कि एक जाति की सूची अलग है, जो शहर में कुछ छुआछूत के कारण जो पीछे रही, ऐसी जो जाति है उनको भी लाना है। वन जंगल में रहे, अंग्रेजों की नीति के कारण जो गरीब हुए, उनके सारे अधिकार, मतलब उनके अस्तित्व जिसके कारण था, वो अस्तित्व की बातें ही संसाधन सारे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो इसके कारण संसाधनों का भी नुकसान है, और वो जनजाति समाज के जीवन का भी नुकसान है, संस्कृति परंपरा भी नुकसान है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में प्रावधान है। और इस दृष्टि से हम 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, इसका भी एक क्यों लाया गया, और अगर उसी भाव से उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कमी है, इसको भी एक रिसर्च के स्तर पर करने की आज आवश्यकता है। क्योंकि एक समझ ही आज लोगों को एक ऐसा हो रहा है कि जनजातियों को क्यों अलग मानना, हम तो भारत सब एक है, किसी को एक विशेष अधिकार क्यों देना। सामान्य बात अपने शिक्षा में भी कभी आई नहीं है, या आज के शहर के पढ़े लिखे, अन्य छोड़िए जनजाति समाज के भी जो व्यक्ति है, जो शहर में आकर वो कलेक्टर भी बने हैं और भी कोई जनप्रतिनिधि भी है, वो भी इसको कितना जानते हैं। और इसलिए इन सारी बातों को, जैसे कल विषय आया कि शिक्षा में ये सब बातें कैसे आएगी, तो ये अस्मिता के साथ अस्तित्व और विकास, तीनों बातें जनजाति क्षेत्र के जैसे डेवलपमेंट है, तो ये तीनों जुड़े हैं। ये कानून भी जो है वो जनजाति की जो संस्कृति परंपरा है, जो भी मिलिंद जी ने विषय रखा है, उसको अगर ठीक से समझ लेते हैं और इस पर अगर एक सही मत बनता है तो उसके अनुसार कानून बनेंगे। क्योंकि अभी तो कोई राजा नहीं रहे, या गांव का पूरे अधिकार तो गांव का नहीं है। आज एक जनतंत्र आने के बाद पद्धति बदली है, निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बदली है, तो उसमें भी किस प्रकार से कानून नियम आना चाहिए जिससे ये परंपरा भी बचेगी, और जिससे आज वन, पर्यावरण या सभी के लिए इसका क्या लाभ है, वो सही ढंग से लिखने की भी आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो जैसे एक उदाहरण हमने चाणक्य के, मैं तो उसको कोई पढ़ा नहीं हूं, लेकिन लक्ष्मण राज सिंह जी ने बहुत बार बताया कि चाणक्य के अर्थनीति में भी उन्होंने कहा है कि नगर, कुल मिलाकर जो जनसंख्या, उसमें से 6% ये नगर की जनसंख्या है, क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र है जो नगर के लिए आपूर्ति जिससे पूरी होती है, जो कृषि कार्य हो, ऐसे 23% है। और बाकी सारा वन क्षेत्र है जहां रहने वाले आट्विक समाज है। आट्विक शब्द उस समय था, और उसी समय भी उन्होंने कहा था कि उनकी एक संस्कृति है, आट्विक जो क्षेत्र है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना। उनकी जो भी परंपरा है, उनकी जो व्यवस्था है, रहन सहन है। और हम देखते हैं कि
तब तक अंग्रेज आने तक लगभग गांव अपने स्वायत्त थे। जैसा विनोबा जी ने भी कहीं कहा है कि हजारों साल से हम स्वतंत्र गांव के स्वतंत्र थे। मुगलों के समय स्वतंत्र गांव का परतंत्र देश बन गया। 47 में देश आजाद हुआ लेकिन गांव परतंत्र ही रहे। अभी हमको देश गांव स्वतंत्र, गांव का स्वतंत्र देश फिर से बना, तो पहले था। तो उस समय जो चाणक्य ने नीति में कहा होगा, तो ऐसी सारी बातों का अध्ययन करते हुए जो गांव की व्यवस्था, और यह भी एक उल्लेख आया कि आज जहां बची है वो जनजाति क्षेत्र है। इसलिए जनजाति के लिए नहीं है, ये पूरे देश की अपनी संस्कृति परंपरा, जिसके लिए हमने बलिदान किया, संघर्ष लड़े देश की आजादी के लिए, तो हमारी संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए है। तो ये वास्तविक सब देश की है, सभी गांवों की है, लेकिन आज जहां जीवित है उसको हम बनाए रखेंगे, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो वो सब जगह लागू हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में जब ये पेशा के नियम बन रहे थे, वहां के एक मुख्यमंत्री आवास के सचिव थे, उनको जब ये बताया कि टोला पारा का भी गांव होना चाहिए, जो रूढ़ी परंपरा के अनुसार उनका गांव चलता है, तो उन्होंने कहा कि जनजाति के क्षेत्र के लिए कि बाहर भी करना चाहिए, एक पंचायत में अगर 2-3 रेवेन्यू। हमने कहा कि बहुत अच्छा है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन जहां आज बचा है वो आज खत्म हो रहा है। अगर 2-3 टोलों का एक ही गांव है तो निर्णय तो सरपंच या वार्ड मेंबर करेगा, तो गांव का जो पटेल तड़वी और रूढ़ी परंपरा के अनुसार जो निर्णय करना है वो तो नहीं होगा। और जो उनकी संस्कृति परंपरा से सामूहिक निर्णय लेकर जो संसाधनों की भी रक्षा करते हैं वो भी नहीं होगी। और इसीलिए ये जो संवैधानिक 5वीं 6वीं अनुसूची है, उसकी सुरक्षा के लिए एक विषय ऐसा लगता है कि राज्यपाल को उस समय अधिकार दिया, क्योंकि तब तक कोई पंचायत व्यवस्था ये नहीं थी। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी राज्य या केंद्र सरकार का कानून अगर उनकी संस्कृति परंपरा और अधिकार को समाप्त करता है, तो राज्यपाल को अधिकार है कि वो नोटिफिकेशन से वो केंद्र या राज्य सरकार के कानून बदल भी सकते हैं या उसको मना भी कर सकते हैं। तो ये जो राज्यपाल को अधिकार है उसका क्या हुआ, आज तक क्या हुआ? एक उदाहरण महाराष्ट्र में हमको मिलता है जिसका उल्लेख करते कि 2014 में महाराष्ट्र के जो पेशा के नियम बने, कानून बना 96 में, लेकिन नियम ही नहीं बने थे। आज भी उड़ीसा और झारखंड के नियम नहीं बने। आस्ते आस्ते अभी 1 साल 2 साल पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बनने, 17 में गुजरात के बने, 11 में पहला आंध्र तेलंगाना में बने। तो महाराष्ट्र के नियम कैसे बने? तो राज्यपाल महोदय ने उनके कार्यालय में वो पेशा कानून के अनुसार शेड्यूल एरिया के रूल्स बनाए और राज्यों को बताकर उस विभाग में बदल करते हुए उसको नोटिफाई किया। राज्यपाल ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, आज उसका प्रत्यक्ष क्रियान्वयन हो रहा है। तो यह भी एक सक्सेस स्टोरी का अध्ययन करने का विषय है कि ये नियम बनने के बाद जैसे कुछ क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। मिलिंद जी जहां रहते हैं वो वयम संस्था ने इसी को लेकर ग्राम सभा का सक्षमीकरण के काम किया। आज बहुत सारे लोग आते भी हैं वहां, और गांव समाज कैसे निर्णय कर रहा है, गांव अपने आप कैसे सक्षम हो सकता है, इसको लेकर भी कुछ सक्सेस स्टोरीज का भी डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता है। जैसे कल के विषय में विमल भाई जी ने नेसू नदी का कहा था। नेसू नदी में आने वाला पानी है वो कैसे गांव के लोगों ने, तो उनके सारे पुराने अध्ययन को लेकर वहां के कृषि विज्ञान केंद्र ने ही, वर्ल्ड बैंक का फंडिंग था, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र में ऐसे लोग थे कि उन्होंने गांव-गांव में चर्चा करते हुए उनकी संस्कृति परंपरा, मतलब उसमें एक ऐसा उदाहरण शायद बताया कि नहीं, कि जो 18 चेक डैम बने उसी स्थान पर गांव के लोगों ने पहले बोरी बांध बहुत साल पहले तक बनाया। मतलब गांव के लोग पहले से जानते हैं कि चेक डैम कहां बनना चाहिए, तो उनके पास ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए गांव के विकास के अधिकार गांव वालों को देना, उनकी परंपरा रीति रिवाज जो बचे हुए हैं उनके मन में, उसको अगर एक स्कोप देंगे तो उसका एक अच्छा परिणाम निकल सकता है। तो इसीलिए ये 5वीं 6वीं अनुसूची का विषय है, राज्यपाल को दिए अधिकार है।
और जिस दो कानूनों का उल्लेख बाद में किया, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे अस्तित्व के विषय आएंगे। एक पेशा कानून है और वन अधिकार कानून। अब इसमें जैसे किसी पहले सत्र में किसी ने कहा था कि क्या है वो बताना चाहिए, नहीं तो उसका गलत उपयोग कर दे। जैसे पेशा कानून तो आया 96 में, लागू क्यों नहीं हुआ? एक तो समाज को भी लगता है कि जनजाति गांव तो अभी क्या है, वो तो अनपढ़ है, पिछड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे। और कुछ साल के बाद कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने उसका गलत प्रयोग किया, पत्थलगड़ी वगैरह 4 बातें, तब और लोगों में चर्चा की, अरे इनको सब अधिकार देंगे तो सब माओवादी कम्युनिस्ट सब घुस जाएंगे, पत्थलगड़ी वो अफू गांजा का खेती करेंगे, गांव में हमारे गांव में हम सरकार बोलेंगे। अब पेशा पत्थलगड़ी और लिखते हैं वो कि यहां केंद्र सरकार राज्य सरकार का कोई कानून नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह भी एक विषय है कि पेशा कानून का भी ठीक से अध्ययन करना चाहिए कि पेशा कानून क्यों आया, इसमें क्या प्रावधान है। मतलब जो लीगल के लॉ कॉलेज के, नेशनल लॉ कॉलेज के भी हो सकते हैं, सोशियोलॉजी के भी इसमें हो सकते हैं कि केवल लीगल नहीं है, क्योंकि इनको माइनर माइनिंग का अधिकार दिया है, माइनर वाटर बॉडीज का दिया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का दिया है, उनकी जो रूढ़ी परंपरागत न्याय व्यवस्था को दिया है। मतलब सारे अधिकार जो पंचायत को दिए थे वो ग्राम सभा को दिए। और वो ग्राम सभा कौन सी है? जो अभी मिलिंद जी ने बताया, रूढ़ी परंपरा के, जो गांव का मुखिया और गांव के लोग मिलकर सहमति से करते हैं। तो वास्तविक सहमति ये अपनी भारतीय परंपरा है और इसको लेकर ये पेशा गांव आज भी चल रहे हैं, लेकिन उस तक वो कानून नियम नहीं पहुंचे। आज नियम अन्य जगह बने तो और एक बिंदु मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र तेलंगाना में ऐसे नियम है कि उसका सरपंच ही अध्यक्ष रहेगा। अगर उस पंचायत में 4 गांव है, टोला 12, तो पटेल तड़वी का नहीं, वो सरपंच ही आके अध्यक्ष बने। गुजरात में राजस्व गांव को ही उन्होंने पेशा गांव घोषित किया। मध्य प्रदेश में भी कानून नियम बनने के बाद आदेश सरकार का ऐसे गया और 1 माह के अंदर सब राजस्व गांव को पेशा गांव घोषित करिए। किंतु नियमों में ऐसा है, इसलिए कुछ लोगों ने यह सक्रियता शुरू की है कि हर पटेल तड़वी की ग्राम सभा लेना। कुछ अधिकारी भी इसमें समझकर इस प्रकार से कर रहे हैं। तो यह भी एक अपने सम्मुख एक आह्वान है कि ये नियम कैसे बने हैं अन्य राज्यों में भी, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। और वो क्यों आया है पेशा कानून? ये पेशा कानून कुछ विशेष केवल अधिकार देने के लिए नहीं है। जनजाति समाज की संस्कृति परंपरा, उनकी आजीविका, जैसे उल्लेख आया कि गांव अपने आप में सक्षम बन सकता है, इसके कुछ अच्छे उदाहरण गढ़चिरौली में है, वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को लेकर। तो पेशा के जैसे नियम जनजाति की संस्कृति परंपरा, उनके जीवन यापन के अनुसार बनने चाहिए। जो कानून में है नियम में उस प्रकार आना चाहिए। उसी प्रकार ये सामुदायिक वन अधिकार है, तो इसका भी अध्ययन करना चाहिए कि उसका कुछ उल्लेख तो मिलिंद जी ने किया कि, लेकिन उसमें जो एक संसाधनों का अधिकार है, रिसोर्स राइट, उसके लिए 2012 में फिर नियम बनाकर संशोधन किया। वो क्या है? वो यही है कि गांव की रूढ़ी परंपरा के अनुसार उनकी जो ट्रेडिशनल बाउंड्री है, वो ट्रेडिशनल के बाउंड्री के अंदर जितना भी वन क्षेत्र है और संसाधन है, इसीलिए वो जो राइट का जो मीनिंग है, वो शब्द ऐसा है कि राइट टू रीजनरेट, प्रोटेक्ट, कंजर्व, मैनेज ऑल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रिसोर्सेस which they have been traditionally protecting and preserving for their sustainable use। मतलब ये परंपरा से जो संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। अब इसका भी एक मैपिंग करने की आवश्यकता है, इसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक सरकार के पास कोई इसका दस्तावेज नहीं है। सरकार के पास रेवेन्यू विलेज तो बनाए उन्होंने, लेकिन जनजाति क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में एक रेवेन्यू विलेज में 2 टोला भी है, 3 टोला भी है, 4 टोला भी।
मतलब अट्टपड़ी है, वो शेड्यूल एरिया नहीं है पालक्कड़ में। 168 हैमलेट्स है और 3 पंचायत है, ग्राम पंचायत 3 है। अब पंचायत की ग्राम सभा में कब जाएंगे और वहां कब निर्णय होगा और वो टोला पारा के विकास की बात कब होगी? तो शेड्यूल एरिया में वास्तविक सभी जगह होना चाहिए जो रूढ़ी परंपरा से अपना संसाधनों का और अपना समाज का विकास की बातें करते हैं। तो ये एफआरए में है, इसीलिए पेशा कानून तो शेड्यूल एरिया में लागू है, लेकिन ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरे देश में लागू है। और केवल जनजाति नहीं, कोई बंजारा है जो घुमंतु जनजाति है, वो भी जंगल में रह रहे, तो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स में आएंगे। कर्नाटक का गवली समाज है, वो भी उसमें आएगा, एसटी की सूची में नहीं है, लेकिन वो गाय भैंस चराकर ही उनका जीवन चलता, तो उनको ये कम्युनिटी रिसोर्स राइट मिलेंगे। उसी में उनकी संस्कृति, परंपरा और आजीविका संसाधन भी बचेगा। तो इसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता है। गढ़चिरौली में लगभग 200 से अधिक गांव में सीएफआर लेकर वहां का तेंदुपत्ता है, बांस है, उसका वो प्रबंधन व्यवस्थापन करते हैं। तो कोविड के पीरियड में भी ऐसे इतने गांव थे कि वो तेंदुपत्ता बांस के पैसे से ही उन्होंने गांव के सारी साल 2 साल की आजीविका के लिए सहयोग देते रहे, बाहर से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये जो बातें हैं, इसमें और एक जनजाति समाज है जिसको आज हम पीवीटीजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहां कुछ चर्चा हो रही थी कि बैगा में भी कुछ लोगों ने किया है, वो पीवीटीजी है। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में घुमंतु जनजाति के लिए हैबिटेट राइट है। अभी ये कोई जानते ही नहीं है। वास्तविक जो ऐसे घुमंतु है, जैसे गुज्जर समाज है हिमाचल में, या यहाँ के बैगा है, तो जो घूमते रहते हैं और 2 गांव 4 गांव के एरिया तक जाकर वहां का वनोपज, क्योंकि ये कृषि पूर्व जनजातियां हैं मानी गई है, कुछ तो कुछ जगह आज स्थायी हुई होंगी। तो ये हैबिटेट राइट क्या है, वो वास्तविक उनका हैबिटेट क्या है, इसका भी एक रिसर्च करके इसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, तब उनको हैबिटेट राइट मिल सकता है। आज इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। शासन बोल देता है कुछ तो भी कि इतने गांव को हमने हैबिटेट राइट दे दिए, आप जाकर डॉक्यूमेंट देखेंगे तो पता चलेगा कि गांव को ही पता नहीं है, लोगों को ही पता नहीं। तो इसीलिए इन सारी बातों के अगर हैबिटेट राइट देंगे तो उनकी परंपरा जो है वहां तक जाकर जाने की उनको अधिकार भी मिले। इसीलिए कोई भी कानून नियम में जो जनजाति समाज की रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, जिसको बचाने का संविधान ने मान्य प्रावधान किया है, तो कानून नियमों में भी वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए वन में ग्राम है कि ग्राम में वन है, तो ये वन ग्राम करके, जैसे मध्य प्रदेश में लगभग 900 वन ग्राम है, फॉरेस्ट विलेज। एक बटन दबाकर सब रेवेन्यू विलेज हो गए करके घोषणा हो गई, लेकिन अपने 2, एक शरद चंद्र लेले करके है बेंगलोर के अटरी संस्था, उन्होंने डिंडोरी के 2 गांव को बैगा के फॉरेस्ट विलेज टू रेवेन्यू विलेज का पूरा मैपिंग किया, उसका रिसर्च किया कि फॉरेस्ट विलेज है तो गांव को सबूत देने की आवश्यकता ही नहीं है। वन के पास तो सारा दस्तावेज है कि ये लोग इतने से रह रहे हैं, उनके अधिकारी नहीं है, तो वो उधर खेती कर रहे हैं तो वन विभाग को मालूम है, तो वन विभाग ने सबको इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के पट्टे देना ही चाहिए। और गांव का जितना एरिया उनको स्कूल, आंगनवाड़ी, शमशान लगता है, उसको रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करना चाहिए, रेवेन्यू लैंड। इसका प्लान तो उन्होंने बनाना चाहिए, लेकिन वो सबूत मांग रहे हैं और उसी में से 4 लोगों को दे रहे हैं, 10 लोगों को IFR दे रहे हैं। मतलब तो ये नियम कानून ठीक से बने हैं कि नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक हुआ है कि नहीं, इसका भी एक अध्ययन करने की आवश्यकता है। और ऐसे सारे अध्ययनों से हम कुछ पॉलिसी में इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसको लेकर शासन के पास जो एक्टिविस्ट है या एक्टिविज्म जिनको करना है वो जाकर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अनेक विषय है, जैसे को एग्जिस्टेंस का विषय कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से गांवों को बाहर निकालना, जैसे पुनर्वास का विषय आया है। इसलिए सबसे अच्छा पुनर्वास क्या होना चाहिए, इसका भी एक
डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अगर कहीं हुआ होगा तो। अगर नहीं हुआ है अच्छा, तो उसके क्या दुष्परिणाम है? जनजाति समाज जो जंगल जमीन पर अवलंबित था, उनका कल्चर बचा है क्या? कि वो लेबर बने हैं शहर में जाकर? उनको जो जमीन दी थी, क्या दी थी, उसकी आज क्या स्थिति है? क्यों नहीं बचा? अगर उनको पुनर्वास तो नियम में है, जैसे 2006 में कानून आया तो उसमें लिखा है कि अगर किसी को डिस्प्लेस करना है तो पहले राइट्स को सेटल करो। तो कितने जगह ऐसा हो रहा है? और अगर वन्य प्राणियों के साथ वो रहते हैं कि नहीं रह सकते, इसके लिए कमिटी नियुक्त करो। वो कमिटी अध्ययन करेगी, अगर वो को एग्जिस्ट रह सकते हैं तो उनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं। अभी इसका भी कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग पीढ़ियों से रह रहे, मुझे याद नहीं, लेकिन एक 15 साल पहले बंबई के वो जो बोरीवली वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है, वहां का एक उदाहरण पेपर में आया था कि गत 10 साल में कितने आदमियों को प्राणियों के कारण नुकसान हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें पहले से जंगल में रहने वाले गांव में से एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो कब पानी पीने आता है, वन्य प्राणी हमको कब जाना है, हमको पानी तालाब से लाना है तो हमको कब लाना है, जब प्राणी आते उस समय नहीं जाना है। तो ये सारा एक इकोसिस्टम बनी हुई है, पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो इसका भी कुछ अध्ययन डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है क्या? जैसे मैंने कहा कि सामुदायिक अधिकार देने के बाद गांव को अधिकार तो दे दिया है, लेकिन फॉरेस्ट के जो पहले से नियम चल रहे हैं, जिसको ग्राम वन नियम भी बोलते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, वही चला रहे हैं। तो ये कैसे गैर कानूनी है, इसका कुछ लीगल अध्ययन करके भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जनजाति समाज में आज इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। और शासन की इच्छा शक्ति और प्रशासन की संवेदनशीलता अगर नहीं होगी तो इसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। ये समझ तो हमको बढ़ानी पड़ेगी। एक विषय और भी आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो जो हमारी एक जनजाति समाज का क्या होगा, उनकी परंपराओं का क्या होगा, कस्टमरी लॉस का क्या होगा? तो किसी ने ऐसे कहा था कि मुख्य बिंदु 4 इसमें है, और भी हो सकते हैं, मैं भी पूरा नहीं जानता हूं, कि उसमें एक विवाह पद्धति है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना है, और प्रॉपर्टी का, जैसे कुछ जनजातियों में बहुत सारे जगह लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, विवाह के बाद जहां जाते हैं वहां वो प्रॉपर्टी की हिस्सेदार बन जाती है, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ऐसे सारे जो रूढ़ी परंपराओं की रक्षा का अधिकार तो संविधान में भी है, पेशा में भी है। पेशा में भी लिखा है कि ग्राम सभा को अपनी रूढ़ी परंपरा, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं की रक्षा का अधिकार है। तो इसका कोई गांव का कल्चरल मैपिंग हो सकता है क्या? जैसे कस्टमरी बाउंड्री है, उसके संसाधनों का भी है, उसका सस्टेनेबल यूज प्रैक्टिसेस भी है, जैसे जड़ी बूटी या कोई भी प्रकार के, या बीज का भी जब उल्लेख निकला, तो कैसे वो प्रिजर्व करते हैं, किस प्रकार से कृषि करते हैं, पानी भी, जल का व्यवस्थापन भी उन्होंने पहले कैसे किया था। तो अपने अपने ट्रेडिशनल बाउंड्री में उसका एक कल्चरल, सोशल, लीगल ऐसा कुछ मैपिंग, ये भी अगर कुछ हो सकता है तो उसका भी उपयोग मुझे लगता है कि हो सकता है। एक उल्लेख किसी तो आया था कि जो जनजाति के है नहीं, शायद आपने बताया, आज फेक कास्ट सर्टिफिकेट भी एक विषय है, कास्ट वेरिफिकेशन, क्योंकि आज सभी लोग चाहते हैं कि एसटी में जाना, इससे भी वास्तविक एसटी में से महाराष्ट्र में अनेक लोगों को पता होगा कि एक कोलाम जो प्रिमिटिव ट्राइब है, जिस पर आप कुछ लोग कर रहे हैं, उसको कोलाम को एक मन्नेर वारलू बोलते हैं। मन्नेर मतलब पहाड़ पर लेना। तो मुन्नेर वार लोगों ने लू लगा के मन्नेर वारलू कर लिया। आज 60,000 से अधिक लोग उसमें हैं। अभी इसको जब अध्ययन किया तब तेलंगाना में भी ये था, तेलंगाना से जुड़ा हुआ, तो तेलंगाना ने उसमें अध्ययन करके, संशोधन करके वो मन्नेर वारलू शब्द ही निकाल दिया, कोलाम और कोलावार, मतलब उसका नाम सदृश का लाभ न ले। अब ये अन्य प्रांतों में भी, महाराष्ट्र में भी वो है तो वो होना चाहिए।
तो इसका भी एक रिसर्च का विषय है कि ये फेक कास्ट सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है, उसमें किस प्रकार से एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी कैसे होनी चाहिए, उसके क्या नियम होने चाहिए, इसके संबंध में भी कुछ अध्ययन करके शासन को कुछ हम बातें दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक और विषय जमीन का है, वो भी एक जैसे जंगल के और के, तो जमीन का भी विषय, एक बिहार में एक सिक्किमी जमीन ऐसे एक बड़ी समस्या है, पूर्णिया, किशनगंज, सब मतलब वो कोई जमींदार को दी थी, लेकिन उस समय उनके आज जो कर रहे हैं उनके परदादा के नाम लगे थे, लेकिन आज पुराने लोग ही किसी को बेच देते हैं, और जो कर रहा है वो जब लेने आता है दूसरा भी जिसने लिया है तब संघर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे आज हजारों किसान हैं जनजाति के कि वो सिक्किमी जमीन है, वो कायमी जमीन नहीं हुई। अभी इसमें क्या है, ये सिक्किमी जमीन क्या है? जैसे सोनभद्र जिले में एक 10 गोंड समाज की हत्या हुई थी, गुम्बा नाम का गांव था। वो सोनभद्र में एक सोसाइटी बनी थी जो आजादी के बाद गैर कानूनी ढंग से किसी तहसीलदार ने 10 लोगों के नाम की, जो बाहर के जमींदार थे। उसमें से 2 लोगों ने अपने नाम का हिस्सा अपने नाम की कर ली और गांव के मुखिया को भेज दी। मुखिया कब्जा लेने आया तो जनजाति लोगों तो कर रहे हैं, हम पीढ़ी से कर रहे हैं, नहीं दिए तो ट्रैक्टर से आकर उन्होंने गोलीबारी भी की। बाद में पता चला ऐसी 54 संस्थाएं हैं आज सोनभद्र में। उसका क्या होगा? एक संस्थान का उनको जमीन मिल गई, 10 लोग मारे भी गए, लेकिन बाकी संस्थान आज भी वैसे ही। तो आज ऐसे बहुत क्षेत्र है कि जिसमें जनजाति समाज के अस्तित्व की समस्या से वो जूझ रहे हैं। ऐसे अनेक विषय हैं। तो इस संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं कि जो उनके अधिकार, मतलब उनके अस्तित्व के लिए जो जल, जमीन, जंगल और जो प्राचीन काल से जुड़े हुए विषय है, आज अगर वही संविधान का और कानून का भाव है तो उसके अनुसार ही नियम कैसे बने, उसको समाज में समझ इसकी कैसे बढ़े, इस दृष्टि से भी बहुत सारी बातें हम, मुझे ऐसा लगता है कि कर सकते हैं। अलग अलग विषय आता है, जैसे कैंपा का फंड है जो कुछ 50,000 करोड़ रुपए अफॉरेस्टेशन के लिए। तो कहीं बंजर जंगल है तो फॉरेस्टेशन कैसे हो, उनके प्राचीन काल में वो कैसा था, वहां का फॉरेस्ट का कल्चर कैसे था, वहां बायोडाइवर्सिटी कैसी थी, इसको लेकर कोई अफॉरेस्टेशन का कोई एक डॉक्यूमेंट बन सकता है क्या, कि वास्तविक अगर जंगल फिर निर्माण करना है तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। और अगर क्या हो रहा है, आज क्या कर रहे हैं, तो ये जब सामने आएगा तब इस संबंध में कोई चर्चा पार्लियामेंट में, अन्य जगह ये कर सकते हैं। लेकिन इसका डॉक्यूमेंट होने की आवश्यकता है। इस सारी बातों को जब तक हम दस्तावेजीकरण नहीं करेंगे, डीएमएफ के फंड का भी वैसे ही वो हजारों करोड़ आता है, तो वो वास्तविक जिनके लिए वो नियम में बोला है कि विस्थापित लोग और विस्थापित क्षेत्र के लिए ही है, लेकिन उनके ग्राम सभा द्वारा कभी प्रस्ताव लिए ही जाते नहीं है, उनका कोई सहभागी नहीं है। तो कैसे होना चाहिए, ये डीएमएफ के रूल्स में क्या होना चाहिए? ऐसे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स और अलग अलग ढंग से वित्त जनजाति के विकास के लिए जाता है, इसका भी ठीक ढंग से अध्ययन करके पॉलिसी में इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जो आज वर्तमान में जनजाति समाज के अस्तित्व को लेकर, और जैसे हर जी ने प्रारंभ में बताया था कि अभी अस्तित्व की लड़ाई कुछ लोग लड़ रहे हैं, वो रिएक्शन के तौर पर लड़ रहे हैं या उनके लिए कोई संघर्ष। तो हमको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि प्राचीन काल से लेकर जनजाति समाज के ये अधिकार, मतलब कोई उनको अधिकार नहीं दे रहा, जो उनकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति के अनुसार उनके जीवन, वो तो शोषण नहीं करते, वो प्रकृति के साथ दोहनी करते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं। वन पर्यावरण और इसकी रक्षा के लिए भी ये आवश्यक है, और इसी के लिए वास्तविक एक कानून में प्रावधान है। तो इस लेटर एंड स्पिरिट को लेकर हम लोगों तक ये कैसे अपने अध्ययनों के बारे पहुंचा सकते हैं, इस संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों ने विचार करना चाहिए। धन्यवाद।